दोस्तों, इस्तांबुल कैनाल या फिर जिसको आप लोग नहर इस्तांबुल भी कह सकते हैं, ये दरअसल तुर्की का एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पिछले एक लंबे वक्त से न सिर्फ पूरी दुनिया में ही चर्चाओं में है, बल्कि खुद तुर्की के अंदर भी रजब तैयब अर्दोगान और उनके विपक्ष के बीच लड़ाई की वजह बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट रजब तैयब अर्दोगान के लिए कितना ज़्यादा खास है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि रजब तैयब अर्दोगान ऑन स्टेज कई बार इस प्रोजेक्ट को अपना पागलपन करार दे चुके हैं। साथ ही साथ वो अपने इस प्रोजेक्ट को अपनी तुर्क कौम के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम करार देते हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इस्तांबुल कैनाल नाम का तुर्की का ये प्रोजेक्ट है क्या? तुर्की इस प्रोजेक्ट के अंडर में क्या करने जा रहा है? और अगर तुर्की का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो इससे तुर्की को मिलेगा क्या? ये प्रोजेक्ट तुर्की की किस्मत को किस तरह से बदलेगा और पूरी दुनिया में उसको किस लेवल तक लेकर जाएगा? तो चलिए अपने इन जैसे सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से तुर्की का ये प्रोजेक्ट हमारी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों यानी कि रशिया और अमेरिका के बीच एक बड़ी और खतरनाक जंग की वजह बनने जा रहा है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, टर्की के इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम लोग टर्की की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये बात तो जग जाहिर है, हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि टर्की दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर मौजूद है। टर्की यूरोप और एशिया के बीच एक पुल का काम तो करता ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हैं कि जो टर्की की लोकेशन को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती हैं। मिसाल के तौर पर टर्की के एक साइड में ब्लैक सी मौजूद है, जबकि दूसरी साइड में मेडिटेरियन सी मौजूद है। ब्लैक सी नाम का ये जो समुंदर है, इसके साथ दुनिया के कई अहम और मशहूर देश अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसा कि बल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, रशिया और साथ ही साथ यूक्रेन। अब ये सारे ही देश ऐसे हैं कि जो तेल और गैसेस जैसी कुदरती नेमतों से माला माल हैं। ये लोग बड़ी मात्रा में अपने देशों की जमीन से न सिर्फ ये चीजें निकालते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को खूब बढ़ चढ़ कर बेचते भी हैं। मगर इन सारे ही देशों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि बाकी दुनिया से व्यापार करने के लिए, मतलब कि बिजनेस करने के लिए, इन देशों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ता मौजूद है, और वो समुद्री रास्ता भी टर्की से होकर गुजरता है। मतलब ब्लैक सी के ये सारे के सारे देश, चाहे दुनिया के दूसरे देशों से कुछ खरीदना चाहें या फिर दुनिया के दूसरे देशों को कुछ बेचना चाहें, इनको टर्की से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इनके सारे के सारे जहाज पहले तो टर्की के पास आएंगे, फिर ये जो बास्फोरस नाम का एक स्ट्रेट है, इसके जरिए से टर्की के अंदर एंटर होंगे। याद रहे कि ये भी टर्की का ही है। फिर ये सी ऑफ मरमरा नाम के इस छोटे से समुद्री इलाके में आ जाएंगे कि जो खुद टर्की के ही अंदर है। और फिर ये जो डार्डेनल्स नाम का एक बार फिर से स्ट्रेट है, इसके जरिए से दुनिया के दूसरे समुद्र में निकल जाएंगे। याद रहे कि ये डार्डेनल्स स्ट्रेट भी बास्फोरस की तरह ही टर्की का एक समुद्री गेट है। आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि टर्की का ये तंग समुद्री इलाका ब्लैक सी वाली सारी कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए जिंदगी और मौत की अहमियत रखता है। मतलब अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होता है तो इन सारे देशों की इकोनॉमी के लिए ये भूकंप साबित होगा। चलिए दोस्तों, अब इस रास्ते को थोड़ा और गहराई के साथ देखते हैं। ये जो बास्फोरस स्ट्रेट है कि जिसके जरिए से ब्लैक सी कंट्रीज के सारे जहाज टर्की के अंदर एंटर होते हैं, ये दरअसल एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता है कि जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। इसके दोनों तरफ ही टर्की का सबसे अहम और मशहूर शहर आबाद है, जिसको हम लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये पतला सा समुद्री इलाका एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर का काम भी करता है, क्योंकि इसकी ईस्ट साइड में जो इलाका है वो एशिया कहलाता है, जबकि जो वेस्ट साइड में इलाका है उसको यूरोप कहा जाता है। यही वजह है कि आपने अक्सर सुना होगा कि इस्तांबुल दुनिया का एक ऐसा शहर है कि जो दो महाद्वीपों में बसा हुआ है, क्योंकि इसका आधा इलाका एशिया में आता है जबकि आधा इलाका यूरोप में आता है। दोस्तों, बास्फोरस को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक रास्ता भी माना जाता है। अगर टर्की कभी इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो ब्लैक सी के अंदर जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी को वो नुकसान पहुंचेगा कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है। इन्हीं सारी चीजों पर गौर करते हुए ही सन 1936 में ऑलरेडी रशिया और दुनिया के बाकी ताकतवर देशों ने मिलकर उस दौर के कमजोर देश टर्की के साथ इससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मुआहदा कर लिया था। उस समझौते के तहत ये तय पाया था कि ब्लैक सी के अंदर जितने भी देश मौजूद हैं उन सभी के तिजारती जहाज, मतलब कि ऐसे जहाज के जो बिजनेस के लिए यूज होते हैं, वो आज़ादी के साथ बास्फोरस या फिर इसके अलावा भी टर्की का ये जो पूरा समुद्री इलाका है, इससे बिला रोक टोक गुजर सकते हैं।
टर्की ना तो इन सारे जहाज़ों से कोई फीस चार्ज करेगा और न ही किसी तरह की कोई पूछगछ या फिर रोक टोक करेगा। मगर ये तो मामला था उन जहाज़ों का कि जो तिजारती मतलब कि ऐसे जहाज़ होते हैं कि जिनका ताल्लुक बिजनेस से होता है। अब जहाँ तक सवाल जंगी जहाज़ों का है तो इस मामले में इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तय किया गया था कि वो सारे देश के जो ब्लैक सी के अंदर ही मौजूद हैं, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, बल्गारिया या इस तरह के बाकी सारे देश, ये देश तो टर्की से पूछने के बाद अपने सारे जंगी जहाज़ों को इस रास्ते से गुजार सकते हैं। मगर हाँ, याद रहे टर्की से पूछना पड़ेगा। मगर जहाँ तक सवाल उन सारे देशों का है कि जो ब्लैक सी के अंदर मौजूद नहीं हैं, जैसा कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी या इस तरह के दूसरे ताकतवर देश, तो वो इस इलाके से आसानी के साथ अपने जंगी जहाज नहीं गुजार सकते हैं। पहली बात तो उनको टर्की से इजाज़त लेना पड़ेगी। टर्की से इजाज़त लेने के बाद भी अगर वो अपने जंगी जहाज ब्लैक सी के अंदर ले जाते हैं तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ 21 दिन तक ही उन जहाज़ों को रोक सकते हैं। 21 दिन के बाद उनको फौरन उस इलाके से वापस आना पड़ेगा। साथ ही साथ इस मुआहदे में यानी कि इस समझौते में एक कंडीशन ये भी है कि ये जो 21 दिन के लिए इन बाहरी देशों के जहाज अंदर जा सकेंगे, उन जहाज़ों की भी संख्या कभी 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में बाहरी देशों की तरफ से अपने 9 जंगी जहाज ही अंदर ले जाए जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को सुनकर ही पता चल गया होगा कि ये समझौता उस दौर में इसीलिए किया गया था ताकि ये जो बाहर के ताकतवर देश हैं, ये ब्लैक सी में मौजूद रशिया के लिए कभी खतरा ना बने। साथ ही साथ इस समझौते में ये भी लिखा हुआ है कि जंग के दिनों में तुर्की को ये राइट है, यानी कि तुर्की के पास ये अधिकार है कि वो सारे ही जहाज़ों के लिए, अब वो चाहे किसी भी तरीके का जहाज हो, पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर सकता है। तुर्की का ये समुद्री रास्ता ब्लैक सी के ये सारे देश कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर में ये रास्ता दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता बन चुका है। हर साल लगभग 50,000 के करीब जंगी और तिजारती मतलब कि बिजनेस वाले जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों ही समुद्री रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों को एक साथ मिला भी लिया जाए, जब भी ये नंबर्स के मामले में बॉस्फोरस से गुजरने वाले जहाज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब जब हर वक्त इतने ज़्यादा जहाज इस इलाके से गुजरते रहते हैं तो जाहिर है इस इलाके में खतरनाक और बड़े बड़े हादसे भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही तरफ रहने वाले इस्तांबुल के जो शहरी हैं उनको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए टर्की की गवर्नमेंट बॉस्फोरस की तरह ही एक और समुद्री रास्ता बनाना चाहती है, या फिर ये कहिए कि इस वक्त बना रही है। ये समुद्री रास्ता दरअसल एक मसनूई नदी यानी कि आर्टिफिशियल नदी के तौर पर बनाया जा रहा है। ये जो नदी बन रही है ये दरअसल इस्तांबुल की वेस्टर्न साइड में बन रही है, इसीलिए आर्टिफिशियल नदी वाले इस प्रोजेक्ट को इस्तांबुल कैनाल का नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तांबुल कैनाल की लंबाई लगभग 45 किलोमीटर के करीब, जबकि गहराई 25 मीटर के करीब होगी। वहीं चौड़ाई की बात करें तो वो लगभग 1000 मीटर के करीब होगी। तुर्क गवर्नमेंट के मुताबिक इस बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर्स का खर्चा आएगा। शुरू में तो ये भी माना गया था कि सन 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मगर बाद में सन 2021 में जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो ये पता चला कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अगले 7 साल का वक्त लगेगा। वैसे तो हमेशा से ही तुर्की के राष्ट्रपति बड़े बड़े प्रोजेक्ट के दिलदादा माने जाते हैं, चाहे बात हो इस्तांबुल में बनने वाले नए अजीम शान एयरपोर्ट की, या फिर बॉस्फोरस के नीचे से गुजरने वाले टनल की, या फिर टर्की की सबसे बड़ी मस्जिद की। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट उनके खुद के दौर में ही कंप्लीट हुए थे और इन जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट की वजह से उनको इलेक्शंस वगैरह में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता आया है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे ही प्रोजेक्ट इस्तांबुल कैनाल नाम के इस प्रोजेक्ट के सामने छोटे नज़र आते हैं। यही वजह है कि खुद रजब तैयब अर्दोगान भी इस प्रोजेक्ट को अपना पागलपन कह चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो तैयब अर्दोगान और उनकी गवर्नमेंट इस नए प्रोजेक्ट के बेशुमार फायदे गिनाती है। गवर्नमेंट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद न सिर्फ बॉस्फोरस में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, बल्कि साथ ही साथ तेल और गैस जैसी खतरनाक चीजें लेकर जाने वाले जहाजों में जो खतरनाक हादसे होते थे उनका भी खतरा टल जाएगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर एक लंबे वक्त तक काम होगा तो इस्तांबुल शहर में बेशुमार रोजगार भी पैदा होगा। गवर्नमेंट ने लोगों को ये उम्मीद दी है कि जब इस्तांबुल कैनाल बनकर तैयार हो जाएगी तो इससे गुजरने वाले जहाज़ों के जरिए से हर साल लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी हुआ करेगी। इस नदी के दोनों तरफ भी गवर्नमेंट लगभग 5 लाख लोगों के लिए अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल
ऑफिसेज, पार्क, इस तरह की हर वो चीज़ बनाना चाह रही है कि जिसके ज़रिए से इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट तो शुरू से ही विदेशी इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिशें कर रही है। यही वजह है कि काफ़ी पहले ही कतर की जो शाही फैमिली है वो इस इलाके में ज़मीन का एक बड़ा इलाका खरीद चुकी है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर अगर हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स की बात माने तो रजब तैयब अर्दोगान के इरादे तो बिल्कुल अलग हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दरअसल रजब तैयब अर्दोगान इस प्रोजेक्ट में जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो इन तमाम फ़ायदों की वजह से नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उनका इरादा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और स्पेशली दुनिया के इस इलाके में अपनी ताकत और अपने कद को बढ़ाना है। रजब तैयब अर्दोगान हमेशा से ही ये मानते आए हैं कि ये जो बास्फोरस का इलाका है और इसके आसपास का जितना भी समुद्री इलाका है, इस पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टर्की का हक है। वो ये मानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद जब टर्की कमज़ोर हो गया था तो टर्की की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के ताकतवर देशों ने उससे ज़बरदस्ती एक समझौता किया और उसके साथ नाइंसाफ़ी की। दरअसल बास्फोरस से जुड़े ये उसी समझौते की बात हो रही है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अर्दोगान के मुताबिक वो समझौता टर्की के साथ नाइंसाफ़ी थी क्योंकि टर्की से उस समझौते के तहत वो चीज़ ही छीन ली गई जो दरअसल उसकी खुद की थी, और वो मानते हैं कि दरअसल वो समझौता सिर्फ और सिर्फ टर्की की कमजोरी का फायदा उठाकर किया गया था। अब आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को मुद्दे की बात समझाऊं तो आप ये समझिए कि इस्तांबुल कैनाल नाम के इस प्रोजेक्ट की मदद से तैयब अर्दोगान उस 100 साल पुराने बास्फोरस के उस समझौते को बाईपास करना चाहते हैं, यानी उसको बर्बाद करना चाहते हैं। होगा ये कि जब इस्तांबुल कैनाल नाम का ये प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा तो फिर मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी में जाने के लिए 2 रास्ते हो जाएंगे, और जाहिर है जो लगभग 100 साल पहले दुनिया के ताकतवर देशों ने टर्की से बास्फोरस से रिलेटेड समझौता किया था वो समझौता इस नई वाली नदी पर लागू नहीं होगा। इस हिसाब से अब अमेरिका और यूके जैसे दुनिया के ताकतवर देश के जो ऑलरेडी नेटो ग्रुप में टर्की के साथी और दोस्त हैं वो न सिर्फ अपने जंगी जहाज़ों को आसानी के साथ ब्लैक सी में ले जा सकेंगे बल्कि उनको जितना चाहेंगे उतनी देर तक रोक सकेंगे, क्योंकि जाहिर है आप लोगों को याद होना चाहिए समझौते के मुताबिक अगर बास्फोरस की मदद से ये देश अपने जंगी जहाज़ों को ब्लैक सी में लेकर जाएंगे तो न तो इनको 21 दिन से ज़्यादा उधर रुकने की इजाज़त मिलेगी और न ही एक बार में 9 से ज़्यादा जहाज़ों को ये साइड में ले जा सकेंगे। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्की के इस नए वाले रास्ते पर तो ये लगभग 100 साल पुराना समझौता लागू होगा नहीं, तो ये सारे देश अपने जंगी जहाज जितने चाहेंगे उतने लेकर जाएंगे और जितने दिनों तक चाहेंगे उतने दिनों तक ब्लैक सी में रुक सकेंगे। और इस पूरे मामले के बाद अगर सबसे ज़्यादा परेशानी किसी देश को होगी और सबसे ज़्यादा खतरा किसी देश को महसूस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सी में मौजूद रशिया होगा, क्योंकि उसके वो दुश्मन के जो समुद्री रास्ते से पहले उसके करीब नहीं आ पाते थे अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होंगे। एज अ रिजल्ट दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच न सिर्फ जंग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी बल्कि इस पूरे इलाके में ही अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बास्फोरस का वो समझौता भी कि जो लगभग 100 साल पहले दुनिया के ताकतवर देशों ने टर्की के साथ किया था वो भी लगभग बेअसर सा महसूस होगा। इसीलिए अब ब्लैक सी में मौजूद सारे देश इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो इस टॉपिक से रिलेटेड और इस मुद्दे से रिलेटेड टर्की के साथ बात करें, और अब टर्की इन सारे देशों को इस बात के लिए मजबूर कर सकेगा कि वो टर्की के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक नया समझौता करें। जाहिर है आज के दौर का टर्की 100 साल पुराने टर्की से न सिर्फ बहुत ज़्यादा अलग है बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, तो इसीलिए इस बार जो समझौता होगा वो टर्की के हिसाब से होगा। तो कुल मिलाकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान इस प्रोजेक्ट को लेकर जो इतने ज़्यादा सीरियस दिखते हैं उसकी मेन वजह यही है कि वो एक तीर के जरिए से कई शिकार करना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।